वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे ऐसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के बारे में जो कि अधिकतर जो छात्र छात्राएं होते हैं या विषय वस्तु पसंद भी करते हैं और यह लिए भी होते हैं। कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं होगा भारत का जिसमें समाजशास्त्र विषय वस्तु शामिल ना हो। हर एक विश्वविद्यालय में, चाहे वह महाविद्यालय हो चाहे विश्वविद्यालय हो, हर एक विश्वविद्यालय में आपको समाजशास्त्र देखने को मिल जाएगा। अधिकतर बच्चे समाजशास्त्र से जो है एक प्रकार से बीए करते हैं। तो इसके लिए जो है मैं काफ़ी दिन से मेहनत कर रहा था और आप लोगों के समक्ष मैं आ चुका हूं अब महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ, एमसीक्यूज के साथ, मल्टीपल चॉइस प्रश्नों के साथ। रात के 9 बज चुके हैं, मैं आप लोगों के समक्ष लाइव हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों के कमेंट्स मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी का। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार लास्ट तक बनाए रखें। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन वीडियो में मज़ा आएगा, सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आज के वीडियो के अंतर्गत आपको कुछ नया मिलेगा, कुछ नया सीख करके ही आप जाएंगे। यह विश्वास मानिए, शुक्ला स्टडी पॉइंट लगातार आप लोगों के साथ भिड़ा हुआ है और आप लोगों से ज़्यादा मैं मेहनत करता हूँ आप लोगों के प्रश्न पत्र को लेकर के। देखिए, मैंने जो प्रश्न पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया है यह खुद बनाया है। लगभग तीन दिन जो है देखना पड़ता है कि प्रश्नों को कि आखिरकार यह प्रश्न पूछा सकता है कि नहीं। लगभग 5 साल के प्रश्न पत्रों को देखता हूँ इधर उधर से, आखिरकार यहाँ से दीर्घ उत्तरीय पूछा गया था तो क्या लघु उत्तरीय पूछा गया था, या तो उनमें से ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएं, या यह प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या अधिकता है। इन सभी मुद्दों को लेकर के एक ही प्रश्न पत्र के अंतर मतलब एक ही वीडियो के अंतर्गत समस्त प्रश्न पत्रों को आपके शामिल करने का प्रयास किया गया है इस सेशन के अंतर्गत। तो वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो को अपलोड भी कर दिया जाएगा। 3-4 बार आप वीडियो को देख लीजिएगा, पेपर देने जाइएगा, आराम से सारी की सारी आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगी इस वीडियो के माध्यम से। ओके, अन्य किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में उसको लिखने का प्रयास करें। बिल्कुल उस पर वीडियो आप लोगों के समक्ष बनाई जाएगी। हाँ बिल्कुल, जो है शिक्षा शास्त्र पर वीडियो आएगी और पॉलिटिकल साइंस कुछ बच्चे करें उनकी भी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ओके, चलें शुरू किया जाए मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि आपको पता है समाजशास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र के पेपर 1 से रिलेटेड जितने भी आपके प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाने हैं उसके बारे में आज की वीडियो के अंतर्गत बताएंगे। बीए द्वितीय वर्ष से संबंधित यह लेक्चर होगा। न्यू मॉडल पेपर बोल सकते हैं इसको, 2021 का एक प्रकार से 2022 की परीक्षा या 23 की परीक्षा के लिए भी यह लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा। आज ही मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि इसमें लगभग पिछले 5 सालों के प्रश्न पत्रों में से पूछे गए प्रश्नों को भी कहीं ना कहीं पर आपको इसमें पिरोया आप देखेंगे। ठीक, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्नों की कतार आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं और बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने इसी प्रकार से आते रहेंगे। फटाफट से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास ताकि वह लोग जुड़ सके और अच्छी से अच्छी अपनी तैयारी कर सके और इस लॉकडाउन के बाद में अपने आप को एक प्रकार से अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सके। और जैसा कि आपको पता होगा कि ना तो आपका सिलेबस कंप्लीट करवाएगा किसी विश्वविद्यालय के द्वारा और ना ही आप एक प्रकार से परीक्षा के लिए तैयार थे, लेकिन ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों अब परीक्षाएं करवाए के संदर्भ में यूनिवर्सिटी अपने वेबसाइट पर नोटिस जारी कर रही है। तो ऐसे में हम लोगों को डट कर उनका सामना करना है और दिखा देना है कि हाँ आखिरकार हम किसी से कम नहीं है, क्योंकि मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। क्या मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, बड़े बड़े सूरमा विचलित हो जाते हैं। ध्यान रखेंगे तो मनुष्य एक प्रकार से जैसे सोने की भांति है। मनुष्य सोना क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, सोने को जितना तपाया जाता है उतना ही चमकता है। तो इसी प्रकार से छात्र का जीवन होता है। छात्र जितना तपता है, जितना मेहनत करता है वो उसी प्रकार से आगे चल करके चमकता है। ऐसा नहीं कि केवल आप तपे ही, आप उसकी मैनेजमेंट भी करिए कि कितना देर तपना है, कितना देर इंजॉय करना है, मज़े करना है, कितनी देर घूमना टहलना है, सारी चीज़ें। अब आप बचपन में हैं तो आप अपना बचपना थोड़े ना भूल जाएंगे। बहुत सारे लोग सीरियस बने बैठे रहते हैं कि नहीं हमें पढ़ना है, तो ऐसे भी पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई एक प्रकार से एक निश्चित समय काल की अवधि में ही की जा सकती है। लगातार आप क्या करेंगे, सोचेंगे आप 10 घंटे पढ़ें लगातार तो बेकार में फर्जी बैठे हो, इससे कोई मतलब नहीं। 10 घंटे पढ़ने का कोई मतलब नहीं, कोई भी परीक्षा हो दुनिया की 10 घंटे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मुश्किल से 5 घंटे अगर आप किसी भी परीक्षा को देते हैं, 5 घंटे किसी भी परीक्षा को दुनिया की देते हैं, डेली देते हैं, डेली आपका रूटीन हो जाए, डेली आप 5 घंटे देते हैं तो देते हैं, चाहे सुबह में चाहे शाम में चाहे जब भी आप, मतलब कि 24 घंटे में 5 घंटे आप पढ़ाई के लिए रखते हैं एक्स्ट्रा अपने, मतलब कि एक प्रकार से खुद के ऊपर से, मतलब आप सेल्फ हिस्ट्री अपने खुद पर 5 घंटे देते हैं। बहुत है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है, बहुत है। चले, हालांकि वो बातें अलग की है, थोड़ा मोटिवेट होना अति आवश्यक है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट आप लोग हो चुके हैं, मुझे पता है।
बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि हाँ सर ऐसे होता है, तो उसके लिए हमने बोल दिया थोड़ा सा, ताकि आप लोगों के अंदर ऊर्जा आए और इसी ऊर्जा के साथ आप वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें। चलें, आपके सामने आ चुका है बीए सेकंड ईयर समाजशास्त्र सोशियोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर 1 का क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्तों? इंडियन सोसाइटी इशूज एंड प्रॉब्लम्स, मतलब भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं। मुद्दे एवं समस्याएं, व्हाट डू यू मीन मुद्दा, व्हाट डू यू मीन समस्याएं, मतलब व्हाट डू यू मीन इशूज एंड व्हाट डू मीन प्रॉब्लम्स। क्या होते हैं मुद्दे और क्या होती हैं समस्याएं, और आखिरकार ये मुद्दे और समस्याएं हैं तो कहाँ के मुद्दे और कहाँ की समस्याओं के बारे में बात की जा रही है? भारत की। और भारत में, भारत क्या है? भारत एक प्रकार से बहुत सारे लोगों का एक प्रकार से बहुत सारे लोग भारत में निवास करते हैं, एक निश्चित भू आकृति के अंतर्गत भारत है। अब अगर देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो भारत कहीं ना कहीं पे एक समाज का कार्य करता है। क्या? एक समाज है। तो भारतीय समाज, चूंकि समाज जो होता है वह छोटा भी होता है और समाज बड़ा भी होता है। एक समाज का कोई आकार नहीं होता, एक बात यहाँ पर भी समझने का प्रयास करें, समाज का कोई आकार नहीं होता। समाज दिन प्रतिदिन, मतलब मान लेते हैं आपके गांव को एक समाज समझते हैं, लेकिन अब जब आप मेरे प्यारे दोस्तों आप किसी दूसरे प्रखंड में जाते हैं, मतलब किसी दूसरे ब्लॉक में जाते हैं, तो आपके गांव का या फिर आपके मतलब जैसे मान लेते हैं किसी गांव से आप हैं, अगर किसी दूसरे गांव में जाते हैं तो क्या बताएंगे? मैं उस गांव से आया हूं। या अपने गांव में किसी दूसरे के घर जाएंगे तो अपने पिताजी का नाम बताएंगे कि हाँ मैं इन फलाने के यहाँ से आया हूँ। इसी प्रकार से आप दूसरे प्रखंड में जाएंगे तो अपने खंड का नाम बताएंगे कि हाँ मैं इस ब्लॉक से आया हूँ। आप दूसरे जिले में जाएंगे तो कहेंगे मैं इस जिले से आया हूँ। तो एक प्रकार समाज का क्राइटेरिया बढ़ती जा रही धीरे धीरे। इसी प्रकार से जब आप किसी देश में जाते हैं तो कहते हैं मैं इस देश से आया हूं, किसी प्रदेश में आते हैं किसी प्रदेश से मैं इस प्रदेश से आया हूं। तो एक प्रकार से यह सामुदायिकता, यह सामाजिक जो संबंध होते हैं अलग अलग जगह पर अलग अलग होते रहते हैं। आप किसी विदेशों में जाएंगे तो बताएंगे कि मैं इंडिया से आया हूं, भारत से आया हूं। ठीक, तो समाज का कोई आकार निश्चित नहीं होता है। समाज चूंकि एक प्रकार से अमूर्त व्यवस्था है, इसीलिए इसका आकार निश्चित नहीं होता है। अमूर्त व्यवस्था का मतलब क्या होता है? आपसे एग्जाम्स में पूछेगा, कभी कभी हो सकता है आपसे पूछ ले, वैसे फर्स्ट ईयर में पूछा आता है यह प्रश्न, लेकिन हो सकता है आपसे पूछ ले। तो समाज जो होता है एक अमूर्त व्यवस्था होती है, अमूर्त प्रक्रिया होती है, अमूर्त चीज होती समाज। अमूर्त मतलब क्या होता है कि इसकी कोई मूर्त नहीं होती। मूर्त मतलब मूर्ति, मतलब ना तो हम इसको देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं। तो यह जो होता है सोसाइटी जो होती है मेरे प्यारे दोस्तों अब्स्ट्रैक्ट। सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी इज अ अब्स्ट्रैक्ट, मतलब सोसाइटी क्या होती है? अब्स्ट्रैक्ट होती है। जिस प्रकार से आपने अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा होगा, डोंट टच डोंट सीन इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों समाज होता है। समाज को ना तो आप देख सकते हैं और ना ही आप उसको छू करके अनुभव कर सकते हैं। समाज में क्या होते हैं? चूंकि समाज क्या होता है? सामाजिक संबंधों की व्यवस्था होती है। इन्हीं सामाजिक संबंध के द्वारा समाज के व्यक्ति परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और इसी व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। मैकाइबर और पेज जी का एक कथन है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और उसी प्रकार समाज का निर्माण होता है। तो इसी सामाजिक संबंधों में किसी प्रकार का कोई मुद्दा आता है, इसी सामाजिक संबंधों में किसी प्रकार की अगर समस्याएं आती हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए एक विषय वस्तु कार्य करती है। वह विषय वस्तु होती है समाज, और वह समाजशास्त्र और इस समाजशास्त्र के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो है समस्याओं को या मुद्दों को हल करने के लिए समितियों का गठन करवाया जाता है। बहुत सारे समुदाय होते हैं, बहुत सारे संस्थाएं होती हैं विभिन्न प्रकार के कार्यों को चलाने के लिए। इसी प्रकार से अन्य अन्य चीजें होती हैं। हालांकि यहाँ पर मैं आपको समाजशास्त्र के बारे में नहीं बता रहा था, लेकिन इतनी बातें आपको मूलभूत रूप से जाननी होगी अगर आप समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं। हो सकता है बाई चांस आप बीए थर्ड ईयर में समाजशास्त्र पढ़ें तो वहाँ पर जाकर के आपको ये बातें फिर पढ़नी पड़ेगी। जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा, उसको आप थर्ड ईयर में भी जाकर के पढ़ेंगे जियोग्राफिकल थॉट्स के अंतर्गत। वहीं आप एमए में जाएंगे तो भी आपको इन सभी बातों से आपको एक प्रकार से फिर से अवगत होना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पर मुद्दों और समस्याओं पर पूरा का पूरे आपके सवाल टिके हुए होंगे, बड़ी आसानी समझेंगे। सबसे पहला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों आपके सामने आ चुका है, भारत में गरीबी रेखा से नीचे, हाँ बिल्कुल सभी लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दिए सेशन को मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है आपके सामने, मैं 3 सेकंड दूंगा, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं, 3 सेकंड आपके सामने मैं दूंगा। आप प्रश्न करिए, कमेंट सेक्शन में आप प्रश्नों के उत्तर लिखिए, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं। ओके, ध्यान रखेंगे। भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले या जीवन व्यतीत करने वाले या फिर करने वाले या करने वालों वाले व्यक्तियों का या फिर करने वाले मनुष्यों का या किसी प्रकार से जो भी मनुष्य भारत में रह रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो कि भारत में रहकर एक गरीबी रेखा
रेखा एक प्रकार से एक जो है बीपीएल धारक होते हैं तो उनकी संख्या कितनी है, मतलब कि गरीबी रेखा एक निर्धारित की गई कि हाँ इतने पैसे से अगर कोई व्यक्ति कम कमाता है तो वह गरीब होगा। अभी बताएंगे कि आखिरकार गरीब कितने प्रकार के होते, कितने पैसे से कम कमाता है तो उसको कौन सा गरीब कहते हैं, अभी आपको मैं बता दूंगा। वैसे आप यहाँ पर समझने का प्रयास करें प्रश्न को, कि पूछ रहा है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है, मतलब कितने परसेंट ऐसे लोग हैं 100 में से जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। ए ऑप्शन में दिया है मेरे प्यारे दोस्त 20%, बी ऑप्शन में दिया है 36%, सी ऑप्शन में दिया है 40% और डी ऑप्शन में दिया है 15%। क्या करेक्ट आंसर होगा फटाफट बताने का प्रयास करें। सेशन को शेयर कर दिए, बहुत मजा आएगा वीडियो के अंतर्गत। ऊर्जान्वित होकर के पढ़िए, बहुत ही क्रियान्वित होकर के पढ़िए सेशन को। चले, भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है। ए ऑप्शन ए क्वेश्चन मतलब कि ये पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट 36%। 36% मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखेंगे, कौन सा 36% लोग ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं। ये मत देखिए कि मैं 10 मिनट पढ़ा चुका हूं और अभी तक पहला प्रश्न आपके समक्ष जो है प्रस्तुत कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं। 10 मिनट के अंतर्गत जितनी बातें हमने आपको शुरुआत में बता दी या अभी बीच बीच में मैं एक एक प्रश्नों को जो है निचोड़ूंगा, उसका पोस्टमार्टम करूंगा, तो उसके लिए बने रहें। वीडियो को छोड़ करके या स्किप करके मत जाइए कि हाँ जो छोड़ करके फिर आए बाद में देख लेंगे, बिल्कुल नहीं। शुरू किया है मेरे प्यारे दोस्तों तो पार तीर उतारी, एकदम से शुरू किया है। अगर आ गए हैं मैदान में तो फिर उस पार जाना ही पड़ेगा। अगर मेरे प्यारे दोस्तों कूद गए हैं मझधार में तो उस पार आपको जाना ही पड़ेगा। तो चले हमारे साथ आज मुझे अगर आप 1 घंटा समय इस सेशन के अंतर्गत देंगे तो जाहिर सी बात है कल 9 बजे आप स्वतः ही आएंगे और पूछेंगे सर कल किसकी क्लास चलेगी, स्वतः ही आप पूछेंगे, कंफर्म बता रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, ठीक। चलें, भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वालों का प्रतिशत 36% है। भारत में 100 में से 36 लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। यह पहले का डाटा है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, जल्द डाटा आएगा न्यू तो उसको बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन यहाँ पर आप अगर 36% डाटा यूज़ करेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का जो है प्रतिशत कितना है, 36% है। मतलब लगभग मेरे प्यारे दोस्तों अगर बात की जाए तो 100 में से 36 लोग, या फिर अब कम हो गया होगा अगर 30% के आसपास माना जाए, या मेरे प्यारे दोस्तों 30% नहीं फिर 36 ही मानिए। चूंकि अभी देखेंगे, अभी देखा होगा आपने बहुत लोगों का रोजगार छिन गया, बहुत लोग एक प्रकार से घर पर बैठे कोरोना महामारी की वजह से, कितने गरीब किसान जो है अलग अलग जो है राज्यों से विस्थापित हुए हैं। विस्थापन की समस्या एक जटिल समस्या आ चुकी है। चूंकि विस्थापन की समस्या भी आप समाजशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं, विस्थापन की समस्या भी आप मेरे प्यारे दोस्तों सोशियोलॉजी BA सेकंड ईयर के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा कि आपसे कोविड-19 के बारे में भी एक आध प्रश्न पूछ लिया जाएगा। कोविड-19 के बारे में आपसे पूछेगा कि किस महामारी के कारण या फिर कौन से ऐसे किसी मतलब विस्थापन क्यों बढ़ा भारत में, अभी हाल ही के वर्षों में विस्थापन क्यों बढ़ा। 2020 में आपने देखा होगा किसान सड़कों पर थे, 2021 में भी आप यही देखा होगा कि जो है किसान एक प्रकार से विस्थापित हुए हैं। दिल्ली और या हरियाणा या फिर इधर उधर से आप देखेंगे यूपी बिहार के जो है किसान पैदल ही आ गए हैं बहुत सारे लोग, ठीक। तो ऐसे में ये विस्थापन की समस्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर कोई व्यक्ति जाता है समाज का तो उसी को विस्थापन कहते हैं, उसका रोजी रोजगार छिन गया। तो ऐसे में जो है गरीबी भारत में एक जटिल समस्या है। तो चूंकि भारत की एक जटिल समस्या है निर्धनता या गरीबी, इसीलिए यह प्रश्न आपसे जरूरी है। निर्धनता आपका पहला चैप्टर ही है, ध्यान रखेंगे। तो 36% लोग ऐसे हैं जो कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। निर्धनता क्या होती है, गिलिन और गिलिन महोदय ने इसको समझाते हुए बताया कि निर्धनता जो होती है एक ऐसी दशा होती है जिसमें एक व्यक्ति जो होता है या तो अपर्याप्त कमाई करता है, या फिर अपर्याप्त कमाई है कि हाँ जितनी कमाई नहीं उसकी कि वह पेट दूसरों का पाल सके, अपने परिवार वालों का देख रेख कर सके, या तो उसकी अपर्याप्त कमाई है कि 10,000 रुपये उसके महीने के खर्च हैं तो 5,000 रुपये ही कमा रहा है। तो या तो अपर्याप्त खर्च है मतलब अपर्याप्त कमाई है इसलिए जो है वह गरीब है कि हाँ 10,000 की खर्चा है और 5-6 कमा रहा तो भी वह व्यक्ति गरीब है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं या तो मूर्खतापूर्ण व्यय हो, जैसे एक गृह प्रबंधन की प्रक्रिया होती है, जो स्त्रियां या फिर जो यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई जो है लड़कियां हैं, गर्ल्स लोग हैं, उनको यह पता होगा शायद अगर आपने जो है गृह विज्ञान लिया होगा या गृह विज्ञान कुछ छात्र भी लिए होते हैं, तो जो छात्राएं गृह विज्ञान लिए होंगे उनको यह बातें पता होंगी कि एक गृह प्रबंधन की प्रक्रिया को लेकर के पूरा का पूरा चैप्टर या फिर पूरा का पूरा आपको पेपर ही पढ़ाया जाता है। आप फर्स्ट ईयर में देखे होंगे
गृह प्रबंध क्या होता है, गृह प्रबंधन कैसे क्या आता है? पहले वो कोई किसी चीज़ की योजना बनाई जाती है, फिर योजना में संगठन होता है, फिर उसमें कुछ व्यय किया जाता है, तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं, उसका विश्लेषण किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, उसमें कुछ तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार से होता है। तो ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो या तो भैया कोई व्यक्ति गृह निर्वहन कहते हैं, या तो किसी व्यक्ति की अपर्याप्त आय है, या तो वो मूर्खतापूर्ण व्यय करता है, और साथ ही साथ ये कहते हैं कि उसी के कारण से इनका जीवन स्तर जो होता है इतना ऊंचा नहीं रह पाता कि उनकी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता जो होती है वह बनी रह सके, और उसको तथा उसके आश्रितों को अपने समाज के स्तरों के अनुसार उपयोगी ढंग से कार्य करने के योग्य बनाए रख सके। ये बातें ग्रीन कहते हैं। वहीं निर्धनता को परिभाषित करते हुए बीबर महोदय कहते हैं कि निर्धनता जो होती है एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है मेरे प्यारे दोस्त, जिसमें क्या हो, जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंधी दक्षता नहीं बनी रहती। अगर कोई व्यक्ति की स्वास्थ्य सही नहीं है और उसकी शारीरिक क्षमता या मानसिक क्षमता सही तरीके से नहीं डेवलप हो पा रही, तो मतलब वह व्यक्ति गरीब है। आप देखते होंगे गरीब व्यक्ति कितने कुपोषित होते हैं, उनका विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है, और जिनके पास पैसे नहीं होते उनका भी विकास सही तरीके से नहीं हो पाता, उनका भोजन आप देखेंगे तो सही तरीके से नहीं हो पाता। उनका क्या बताऊँ, अब अपने आसपास ही देखेंगे तो अब मिल जाएंगे बहुत सारे, सभी लोग, हम लोग तो मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास के अंतर्गत भी नहीं आते, हम लोग भी गरीब हैं, सभी लोग गरीब हैं। तो ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन जो बहुत गरीब हैं, मान लेते हैं हम लोगों को तो खाना वगैरह मिल जाता है, खाने के लिए खाना तो हम लोग पा जाते हैं कि हाँ 2 की रोटी मिल गई, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो एक प्रकार जिनके पास ना तो घर है, ना तो रोटी मतलब सही तरीके से मिल पाती है, नमक रोटी कहीं से खा पी लिए या इधर उधर आप देखते होंगे। तो ऐसी बहुत ज़्यादा गरीबी अपने यहाँ पर है भी, कोई उसमें कहने की बात नहीं है, लेकिन इसको धीरे धीरे सुधारा जा सकता है। सरकार अगर इसमें एक अहम भूमिका निभाए, सरकार व्यवस्था करती है लेकिन उसको सही तरीके से लागू नहीं किया जा सकता, मतलब लागू किया जा सकता है लेकिन लोग उस पर जो है कार्य नहीं कर पाते या कार्य नहीं करना चाहते। चले, तो भारत की स्थिति हमने आपको बता दी निर्धनता के लिए। वहीं आपको बता दूं गरीब जो है भारत में मेरे प्यारे दोस्तों 3 तरीके के गरीब अगर बात करें तो 3 तरीके के गरीब बताए गए हैं। पहले वह गरीब होते हैं जिसको कहा जाता है सर्वाधिक निर्धन गरीब, यानी निस्सहाय, जिसको मतलब ऐसे व्यक्ति जिनकी प्रतिमाह में जो है लगभग 1889 ईस्वी से 90 ईस्वी तक की गणना के अनुसार बता रहे हैं बातें, 1889 ईस्वी से 90 ईस्वी के जो है मूल्यों के आधार पर बताया गया कि जो व्यक्ति 7 रुपये भी महीने में, एक महीने में अगर कोई व्यक्ति है वह 7 रुपये से भी कम खर्च कर पाता है, कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ पर आप समझने का प्रयास करें तो निस्सहाय व्यक्ति जो होता है वह महीने में अगर 7 रुपये से भी कम खर्च कर पाता है तो ऐसे लोग जो हैं वह सर्वाधिक निर्धन के अंतर्गत आते हैं, मतलब निस्सहाय। दूसरे वे गरीब होते हैं जिसको बहुत गरीब कहा जाता है, और इस स्थिति में जो व्यक्ति होता है उसकी प्रति व्यक्ति की बात करें तो लगभग 83 रुपये से भी कम अगर एक महीने में खर्च कर पाए वह व्यक्ति या उसके परिवार वाले, तो इसको जो है एक प्रकार से क्या कहा जाता है, इसको बहुत गरीब कहा जाता है इनको। इसकी संख्या जो है भारत में 1890 के अनुसार बताना चाहे, मतलब 1890, हाँ 1890 के आसपास, तो कितनी है, 25 करोड़ के आसपास है। वहीं अगर बताना चाहें गरीब जो होते हैं जिसको गरीब कहा जाता है, वह ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी कम महीने की खर्चा 127 रुपये से भी कम होती है। तो ऐसे में जो है गरीबी यहाँ पर होती है। वही निर्धनता के बहुत सारे कारण आपसे पूछ सकते हैं कि भारत में निर्धनता के कारण है, तो आपको देगा कि पिछड़ी कृषि अवस्था या जमींदारी प्रथा, प्राकृतिक प्रकोप, तो बहुत सारे कारण हैं। आपसे देगा आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, ये सब कारण, तो आप उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको हमने पढ़ा दिया है। ये सारे चैप्टर्स आप देख लीजिएगा, उसमें विस्तार से हमने आपको सारे मुद्दे समझा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा? जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा? तो ये बात आपको रटी होगी, मजूमदार एवं मदान ने कहा। किसने कहा? मजूमदार एवं मदान, ऑप्शन सी है। मजूमदार एवं मदान ने क्या कहा कि जाति क्या है, एक बंद वर्ग है। क्या कहा? जाति एक बंद वर्ग है। जबकि चार्ल्स कूले यहीं पर ऑप्शन में आपको दिया होगा, ए ऑप्शन। चार्ल्स कूले ने क्या कहा जाति को लेकर के? इन्होंने कहा कि जब एक वर्ग जो होता है पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित होता है तो ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। जबकि यहीं पर आपको तीसरे ऑप्शन में मिल गया होगा, बी ऑप्शन में, जे छटन। जे छटन महोदय क्या कहते हैं जाति को लेकर के? इन्होंने कहा है भैया
जे छट्टन ने कि जाति जो होती है एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत एक समाज जो होता है अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतया पृथक इकाइयों यानी जातियों में क्या होता है विभाजित हुआ होता है। इन इकाइयों के बीच में क्या होता है पारस्परिक संबंध होता है। और वह पारस्परिक संबंध कैसे होता है ऊंच नीच के आधार पर होता है। सांस्कृतिक रूप से निर्धारित किए जाते हैं सारे जो संबंध होते हैं। तो ये बातें बताई जी छट्टन महोदय ने। वहीं केतकर महोदय या फिर अन्य जो है लोग ऐसी परिभाषा और तमाम सारी देते हैं। हालांकि जाति को समझना है तो हमारी नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड है उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है लैंगिक असमानता से क्या आशय है। व्हाट डू यू मीन लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता से आपका क्या आशय है क्या मतलब है। तीसरा क्वेश्चन बताने का प्रयास करें आप सभी लोग। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी के। लैंगिक असमानता से क्या आशय भैया। ए ऑप्शन दिया है लिंग के आधार पर भेदभाव, बी ऑप्शन में दिया है आयु के आधार पर भेदभाव, सी ऑप्शन में दिया है भाषा के आधार पर भेदभाव, या डी में दिया है एनओटी। लैंगिक जैसा कि आपको पता है लैंगिक क्या लैंगिक से क्या बनेगा आपका लिंग के आधार पर भेदभाव। अगर किसी स्त्री और पुरुष में भेद किया आता है तो उसी को हम क्या कहते हैं लैंगिक असमानता कहते हैं। ध्यान रखेंगे इसी बात को लैंगिक असमानता यही होती है। ठीक इतनी बात क्लियर हुई। लैंगिक असमानता समझ गए आप। सर्वप्रथम यह तर्क दिया जाता है कि महिलाएं जो होती हैं पुरुषों को समान अधिकार मिलने से पारिवारिक आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार अवश्य हो सकता है, लेकिन आजीविका उपार्जित करने से स्त्रियों में क्या होता है मानसिक तनाव इतना अधिक बढ़ जाता है कि उनके व्यक्तित्व का संतुलित विकास नहीं हो पाता। इसलिए आप देखते होंगे कि स्त्रियों और पुरुषों में एक प्रकार से थोड़ा अंतर पाया जाता है गांव वगैरह के क्षेत्रों में। क्योंकि जो स्त्रियां होती हैं उन मानसिक संतुलन जैसे घर पे आए मतलब बाहर का काम करे घर का काम करे तो इससे मानसिक संतुलन या शारीरिक मेहनत तक अगर कोई व्यक्ति ऐसा जो कि शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से मेहनत करता है तो जाहिर सी बात है उसकी तबीयत जल्दी खराब होगी। क्योंकि वह व्यक्ति एक प्रकार से थकावट का महसूस करेगा तमाम प्रकार की थकावट। ध्यान रखेंगे अगर आपको थका लगे कभी आपको अगर थका लगे मेरे प्यारे दोस्तों तो क्या पीजिएगा चाय पीजिएगा। आपको थका लगे भैया तो चाय पीजिएगा, लेकिन अगर आपको नींद लगे तो क्या पीजिएगा कॉफ़ी पीजिएगा। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है जो कि आपको मतलब कि जागने पर मजबूर करता है मतलब कि आपको सोने नहीं देता। लेकिन चाय में क्या पाया जाता है थीन पाया जाता है, और जब चाय में थीन पाया जाता है जो कि आपकी थकावट को दूर करता रहता है। ध्यान रखेंगे। तो जब कभी भी आप पढ़ने बैठे तो कॉफ़ी मंगवा लीजिए, एक पैकेट 5 रुपए की आती है उसको खरीद के बना करके बढ़िया पीजिए आराम से पढ़िए। ठीक। तो लैंगिक असमानता से क्या है लिंग के आधार पर भेदभाव। ठीक महिला पुरुष में भेदभाव वही होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अल्पसंख्यक से क्या है। अल्पसंख्यक मतलब क्या होता है। अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है जो संख्या में कम। अल्प माने कम, संख्यक मतलब संख्या में कम। तो जो संख्या में कम हो उसी को अल्पसंख्यक कहा जाता है। लेकिन पूछा गया है कि अल्पसंख्यक के से क्या आशय है। जो व्यक्ति धर्म में कम हो या जो व्यक्ति भाषा में कम हो, सी में दिया संस्कृति में कम हो, या डी में दिया ये सभी। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी क्या आ रहे हैं ये सभी। ओके। तो जो व्यक्ति अल्पसंख्यक होते हैं उसमें अगर बताना चाहूँ तो भाषा के आधार पर भी अल्पसंख्यकों की परिभाषा दी जाती है, और लिंग के आधार पर लिंग बोल रहे हैं भाषा के आधार पर और संस्कृति के आधार पर, और इसी प्रकार से धर्म के आधार पर। भारत में आप देखेंगे तो मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, सिख अल्पसंख्यक है, ईसाई अल्पसंख्यक हैं। तो ये जो हैं किसके आधार पर हैं धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हैं। लेकिन अगर आप एक पंजाब पर्टिकुलर राज्य के अंतर्गत देखेंगे तो वहाँ पर सिख जो हैं बहुसंख्यक हैं, लेकिन वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, और इसी प्रकार से अन्य जो पारसी हैं, बौद्ध धर्म हैं या जैन धर्म के लोग हैं वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं। तो या फिर किसी संस्कृति या फिर जो है भाषा के आधार पर अगर कोई तमिल बोलने वाला व्यक्ति है और वह तेलुगु क्षेत्र में जाता है तो तेलुगु वाले क्षेत्रों में तमिल बोलने वालों को अल्पसंख्यक कहा जाएगा। लेकिन जो तमिल बोलने वाले हैं उनको तेलुगु वाले क्षेत्र में जब वो जाएंगे तो मतलब जैसे कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति तमिल बोलता है, देखिए यहाँ पर कोई व्यक्ति मान लेते हैं ये वाला व्यक्ति है, ये वाला व्यक्ति है, दो राज्य हैं, यहाँ पर हिंदी बोली जाती है, यहाँ पर तमिल बोली जाती है। हिंदी वाला अगर यहाँ पर रहता है तमिल वाले क्षेत्र में तो हिंदी वालों को क्या कहा जाएगा अल्पसंख्यक कहा जाएगा। और ये तमिल वाला जो है अगर हिंदी वाले एरिया में रहता है तो ये इस तमिल वालों को हम क्या कहेंगे अल्पसंख्यक कहेंगे उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। जब हम देश की बात करते हैं तो क्या होता है यही हिंदी भाषी लोग ज़्यादा हैं, इसलिए हिंदी वाले कैसे हैं बहुसंख्यक हैं, लेकिन अन्य भाषा वाले क्या हैं अल्पसंख्यक हैं। ठीक। आगे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आ चुका भैया मुस्लिम अल्पसंख्यकों की समस्याएं क्या हैं। मुस्लिम अल्पसंख्यकों की समस्याएं क्या हैं। ऑप्शन ए में दिया है असुरक्षा की भावना। तो बहुत सारे लोग वैसे आप टीवी डिबेट में देखते होंगे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं।
तो उन्हीं को सुन सुन करके बहुत सारे लोग वैसे कि जो है वैसे भ्रम करते रहते हैं। जो टीवी पे डिबेट करने वाले लोग आते नहीं हैं, वो फर्जी में आकर के ऐसे बोलेंगे भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं। अरे कौन भारत के मुसलमानों को भगा रहा है? यहीं पैदा हुए, उनके दादा परदादा यहीं के, तो कौन उनको भगाएगा यहाँ से? तो यहाँ पर असुरक्षा की भावना फर्जी में जो है दिखाने का प्रयास करता है, ये है नहीं। वास्तविक रूप से भारत के मुसलमान जितने सुरक्षित हैं उतने किसी भी देश के मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं। आप मिडिल ईस्ट में देखेंगे मुसलमानों की भरी बस्ती है, वहाँ पर सभी लोग जो है सभी देश मुस्लिम्स हैं, लेकिन वहीं पर एक ही देश है इजराइल। लेकिन सबको दौड़ा दौड़ा के हमेशा देखते होंगे यही कहाँ कहीं पर यहाँ मिसाइल मारे, कहीं वहाँ उधर मिसाइल, अलग अलग क्षेत्रों में देखते हैं, वहाँ पर उसको कोई नहीं। तो ऐसे में हर एक देश के मुस्लिम्स जो हैं एक प्रकार से कैसे हैं, हमेशा डरे हुए रहते हैं कि कभी किधर से मिसाइल आ जाए, कोई पता नहीं है। मिडिल ईस्ट जबकि वो मुसलमानों की एरिया पूरी, लेकिन यहाँ पर भारत में अगर बात करें तो भारत में पहले मुस्लिम से जो है आबादी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे करके जो है मुस्लिम आक्रांता आते गए, धीरे धीरे यहाँ पर मुस्लिम आबादी विकसित होती गई। और यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों आज भारत में जो है पाकिस्तान जो देश बना है, पाकिस्तान जो है एक प्रकार से मुस्लिम आबादी का क्षेत्र नहीं था, लेकिन वहाँ पर जो है धीरे धीरे आबादी बढ़ती गई, तो इस प्रकार से मुस्लिम क्षेत्र हो गया, आज वह देश बन चुका है। पाकिस्तान में उतने मुस्लिम सुरक्षित नहीं है जितने कि इंडिया में है, यह बात आप ध्यान रखिएगा। एक सर्वे अमेरिका की एक एजेंसी है, उसने स्वयं यह बताया था बातें, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये अमेरिका की एजेंसी थी, एक कोई नाम नहीं याद आ रहा है, उसने एक सर्वे के अनुसार आज के लगभग 4-5 साल पहले की बात है, उसने एक सर्वे किया था, उसके अनुसार ये बातें बताई गई थी कि भारत के मुसलमान सबसे अधिक सुरक्षित है। यहाँ पर एक प्रकार से भारत कोई अगर मिसाइल छोड़ेंगे तो भारत सरकार उस पर जो है एक्शन तुरंत लेगी। ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों तो असुरक्षा की भावना बिल्कुल भी नहीं, लेकिन लोगों के अंदर एक प्रकार से भ्रम बना हुआ है। ये जो बड़े बड़े जो आपके जो लीडर होते हैं, नेता जो है मुस्लिम से नेता कुछ हैं ऐसे जो कि जाकर के मीडिया में बोलेंगे कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं, ये है वो, फर्जी में बरगलाते रहते हैं। तो ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों ये सारे मुद्दे हैं। तो मुस्लिम अल्पसंख्यकों की समस्याओं के बारे में अगर बताया जाए तो आप किताबी भाषा में इसको एक प्रकार से रियलिटी जो आप इस समय देख रहे हैं उसको मत जाइएगा, यहाँ पर असुरक्षा की भावना को लगाइएगा। ठीक, ऑप्शन ए में दिया असुरक्षा की भावना, बी में दिया आर्थिक पिछड़ापन, और सी में दिया शैक्षणिक समस्याएं, और डी में दिया ये सभी समस्याएं देखते हैं। शैक्षणिक पिछड़ापन देखने को मिलता है, आर्थिक पिछड़ापन भी, चूँकि शिक्षा के क्षेत्र में वो आगे नहीं है, चूँकि शिक्षा उनको अधिक मात्रा में दी नहीं जा पाती है। शिक्षा अगर अधिक मात्रा में उनको मिल सके तो वो उनके पास आर्थिक तंगी ना आए, लोग अगर पढ़ेंगे तो उनकी नौकरी वगैरह इधर उधर लगेगी, या फिर इतने काबिलियत हो जाएंगे कि वह अपना कमा खा लेंगे। तो ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों आर्थिक पिछड़ापन भी एक समस्या है मुस्लिम अल्पसंख्यकों की, शैक्षणिक समस्याएं भी उनके अंतर्गत हैं, और असुरक्षा की भावना भी है। और इसके अलावा और बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि सांस्कृतिक पृथकता की समस्या की जो है, और इसी प्रकार से सांप्रदायिक तनाव होता रहता है, भाषा की समस्या या अन्य प्रकार की समस्या होती है। इसी प्रकार से ईसाई और सिख अल्पसंख्यकों की भी समस्याएँ हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओबीसी का पूरा नाम क्या होता है? ओबीसी का पूरा नाम क्या है? ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, ऑप्शन ए में करेक्ट आंसर दिया है, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे भैया, बताने का प्रयास करें। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल आयोग के अध्यक्ष मेरे प्यारे दोस्तों कौन थे? मंडल जिनके पीछे लगा होगा वही होंगे मंडल आयोग के अध्यक्ष, बीपी मंडल। बीपी मंडल ऑप्शन बी में दिया है। अब यहाँ पर जो है मंडल आयोग जो था इसको द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाता है। इसकी नियुक्ति जो हुई थी 1 जनवरी 1979 ईस्वी को हुई थी, ध्यान रखेंगे इस बात को। और लगभग जो है अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग एक आया था, और प्रथम जो पिछड़ा वर्ग आयोग था उसको एक प्रकार से काका कालेलकर आयोग के नाम से जाना जाता है, और काका कालेलकर उसके अध्यक्ष बने थे। ये पिछड़े वर्ग को लेकर के एक प्रकार से बढ़ावा देने हेतु बनाई गई थी कमेटी थी। इसमें जो है सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को इस सूची तैयार की गई थी, और पिछड़े वर्गों की विभिन्न दशाओं को ज्ञात किया गया था, और इसी प्रकार से पिछड़े वर्गों से संबंधित जो जितने भी प्रतिवेदन थे उनको प्रस्तुत किया गया था। इसी प्रकार से अन्य बातें हिंदू समाज के परंपरागत जाति संस्करण में निम्न सामाजिक परिस्थिति को देखते हुए और जो उनमें पिछड़े होते थे उनको आगे बढ़ाने की चेष्टा की गई थी। इसी प्रकार से ये सारे मुद्दे किए गए थे। ठीक, तो इसको हमने समझा दिया, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को, मंडल आयोग, उसमें हमने आपको बताया है, उसको देख लीजिएगा, उस वीडियो को, क्लियर हो जाएगा सारा डाटा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, क्षेत्रवाद एक अब यहाँ पर जो पूछेगा
जो है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो काका कालेलकर थे। संविधान के अनुच्छेद 340 धारा 1 के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेश पर 29 जनवरी सन 1953 ईस्वी के अनुसार काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की गई। आपसे ऑप्शन में पूछेगा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर थे। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल थे। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1979 में। प्रथम पिछड़ा वर्ग के आयोग की स्थापना कब हुई? 29 जनवरी 1953 को। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 340 के 1 के अंतर्गत। किसके कहने पर? राष्ट्रपति के अंतर्गत, राष्ट्रपति के आदेश पर। ठीक, ध्यान रखिए इतनी बातें। चले, मंडल आयोग किससे संबंधित है? आपसे पूछेगा अन्य पिछड़ा वर्ग से, मतलब कि पिछड़े वर्ग से संबंधित है। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न है क्षेत्रवाद एक क्षेत्र विशेष के व्यक्तियों के विशेष अनुराग तथा पक्षपातपूर्ण धाराओं से संबंध है। क्षेत्रवाद एक क्षेत्र विशेष के व्यक्तियों के विशेष अनुराग तथा पक्षपातपूर्ण धाराओं से संबंध है। यह कथन किसने कहा है? ए ऑप्शन दिया है आर के मुखर्जी, बी दिया है बोगार्डर, सी दिया है हेडविग हिंडज और डी दिया है हर्बर्ट स्पेंसर। क्या करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर जो होगा, कौन सा प्रश्न है आपका? 8वां नंबर प्रश्न है। 8वीं का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, बोगार्डर्स। बोगार्डर्स महोदय ने यह बातें कही है। बोगार्डर्स महोदय की बातें बोगार्डर्स महोदय ने बातें कही। वहीं मुखर्जी जो हैं, आर के मुखर्जी, उन्होंने कहा कि क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के अधीन होती है, अर्थात क्षेत्रीय संस्कृति राष्ट्रीय संस्कृति के ऊपर नहीं होती। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे अगर कि क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के अधीन होती है, या कथन किसका है? तो आर के मुखर्जी का, यानी मुखर्जी का है। ठीक, ध्यान रखेंगे ये बातें। क्षेत्रवाद के कारक कौन कौन से? राजनीतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, भौगोलिक कारक, ऐतिहासिक कारक। तो ऐसे बातें हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिक कारक, जितने भी विषय आप पढ़ते हैं ना बीए वगैरह में, वो सारे कारक ही होते हैं, उनके कारक बना सकते हैं आप। लिखने वाले में ही तो आसान होता है। कभी कभी अगर आपसे किसी मुद्दे का कारण पूछ ले, किसी समस्या का कारण पूछ ले, तो सीधे सीधे आप बिना अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आसानी से आप ऐसे कारण बताएंगे। आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, धार्मिक कारक, सांस्कृतिक कारक, ऐसे आप बताइए, बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर बोगार्डर्स महोदय, ऑप्शन इसका बी करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न 9वां नंबर, किसने 2 प्रकार की सामाजिक गतिशीलता बताई है? समझने का प्रयास करें सभी लोग। फटाफट से वीडियो को लाइक करने का प्रयास करें, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। किसने 2 प्रकार की सामाजिक गतिशीलता बताई है? पहला आरोही और दूसरा अवरोही। 2 प्रकार की सामाजिक गतिशीलता किसने बताई है? एक तो आरोही और दूसरा अवरोही। किसने बताया भैया? किसने बताया इसको? ऑप्शन ए में दिया है सोरोकिन, पेट्रिम सोरोकिन या कृत्रिम सोरोकिन। बी दिया है स्पेंसर यानी हर्बर्ट स्पेंसर। सी दिया है बोगार्डर्स और डी दिया है बीपी मंडल। क्या करेक्ट आंसर होगा 90 का? चलिए फटाफट बताने का प्रयास करें मेरे प्यारे दोस्त। 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर पेट्रिम सोरोकिन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 9वें नंबर का सोरोकिन महोदय ने कहा, क्या कहा इन्होंने? 2 प्रकार की गतिशीलता बताई है सामाजिक, एक आरोही क्रम में, एक अवरोही क्रम में। सामाजिक गतिशीलता क्या होती है? गतिशीलता, गतिशीलता कैसी गतिशीलता? सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता, समाज में होने वाली गतिशीलता। गति मतलब मोशन, मोशन दैट इज मोशन, मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है? चाहे आप मतलब आप मान लेते हैं गरीब है बहुत ज़्यादा तो आप अमीर हो जाएं, या आप अमीर है बहुत ज़्यादा आप गरीब हो जाएं, या आपका मानसिक विकास सही तरीके से नहीं हुआ तो या तो मानसिक विकास आपका कुछ हो जाए, या फिर आप इतने बड़े हैं, मान लेते हैं आप छोटे हैं, आप बड़े होते हैं धीरे धीरे, तो आपका ये क्या है? एक प्रकार से गतिशीलता ही, आप बड़े हो रहे हैं। अगर छोटे होने लगे तो आप भी गतिशीलता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो समाज में जो व्यक्ति रहते हैं, समाज में रह रहे व्यक्तियों का उच्चता से निम्नता की ओर गति या फिर निम्नता से उच्चता की ओर गति, दोनों प्रकार की गतियों को दर्शाती है सामाजिक गतिशीलता। मतलब क्या है भैया इसका? मतलब क्या है? अगर कोई व्यक्ति मान लेते हैं उसके अंदर सांस्कृतिक विचार उतने डेवलप नहीं है इस समय, प्रेजेंट टाइम में मान लेते हैं मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, और मैं हो सकता है आपको जो है जितने इस तरीके से आज पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है 1 साल बाद अगर इसके पढ़ाऊँगा तो हो सकता है और बेस्ट आपको देने का प्रयास करूँ, या फिर हो सकता है इससे थोड़ा लो लेवल में पढ़ाने का मतलब कि हो सकता है पढ़ा सकूँ,
मतलब उसकी कंडीशन के हिसाब से होता है। तो ये क्या होगा, एक प्रकार से गतिशीलता हो गई हमारे अंदर। तो ये कैसी गतिशीलता है, ये एक प्रकार से अध्यापन की गतिशीलता है। लेकिन समाज में बहुत सारी गतिशीलता होती तो उसी को सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। समझ में आ रही बातें। तो वहीं पर ये महोदय कहते हैं पीटरिम सोरोकिन कि एक होती है आरोही गतिशीलता, एक होती है अवरोही, एक घटते क्रम में एक बढ़ते क्रम में। समझ में आ रही बातें। चलिए आगे बढ़ा जाए भैया। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने लाने का प्रयास करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया आप लोगों के समक्ष। दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? 10वां क्वेश्चन, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? तो ऑप्शन ए में दिया 1947 देश आज़ाद हुआ था, 1955 बी ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन दिया 1961 और डी ऑप्शन दिया 1980। 1961 ईस्वी में क्या हुआ था, गोवा राज्य को पुर्तगालियों ने छोड़कर जो है एक प्रकार से गया था। गोवा राज्य जो है लास्ट में सबसे आज़ाद हुआ। 1961 ईस्वी में ही दहेज निरोधक अधिनियम लाया गया था। 1961 ईस्वी में दहेज निरोधक अधिनियम लाया गया था, जो भारत में हिंदू समाज में एक प्रकार से जो दहेज ले आता है, कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष को दहेज स्वरूप में कुछ देते हैं, उपहार के स्वरूप में। पहले होता यही था मेरे प्यारे दोस्तों, राजा महाराजा जो धनी लोग होते थे या जो बड़े वर्ग के लोग होते थे, वह एक प्रकार से क्या करते थे, वह जो है एक प्रकार से दहेज या फिर उपहार भेंट में दिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों ने सोचा कि राजा देते हैं तो मैं क्यों ना दूँ, तो उन्होंने भी देना प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार से फलाने ने दिया तो फलाने ने सोचा कि भैया फलाने ने दिया है तो मैं कैसे ना दूं, मैं उससे कम थोड़ी ना हूं, तो उन्होंने भी देना प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार से यह प्रक्रिया धीरे धीरे चलती गई और सामाजिक प्रक्रिया होती जो मेरे प्यारे दोस्तों, वह जब धीरे धीरे चलती रहती है, धीरे धीरे चलती रहती है तो बदल गई एक प्रकार से। आज वही ने जो उपहार था कुछ दिन पहले, जो उपहार था प्राचीन काल में, वही चीज़, वही प्रक्रिया, वही भेंट आज क्या बन गई, दहेज बन गई। जिसके कारण से आज आप देखते होंगे बहुत सारी जो है एक प्रकार से जो है लड़कियां क्या कर रही, कभी कभी आप देखते होंगे उनके माता पिता जल के मर जाते हैं, या फिर कभी कभी देखते होंगे सास वगैरह बहुत तंग करती हैं, प्रताड़ित करती रहती हैं। सास क्यों प्रताड़ित करती हैं, आपको समझते हैं, जैसे कि आपकी शादी हुई, मान लेते हैं आप जो है गई वहाँ पर, अब होगा क्या, वहाँ पर उसके बगल वाले जो मान लेते हैं किसी के घर पे आप गई तो उसके बगल वाले पड़ोसी के मान लेते हैं कि उसको थोड़ा ज़्यादा रकम मिली है दहेज में, और आपको उसको मान लेते हैं 1,20,000 मिला है, आपको 1 लाख मिला है। या फिर हो सकता है आप में जो है ज़्यादा बर्तन आए हैं, उसमें कम बर्तन आए हैं, तो होगा क्या, उसमें थोड़ी प्रतिस्पर्धा होगी दोनों औरतों में। अब दोनों में प्रतिस्पर्धा होगी तो कहें तुमने क्या पाया, अरे हमारे उसमें इतना आया था, हमारे वहाँ उतना आ रहा, तोरे में कितना आवा। तो ऐसी बातें होंगी। अब जब ऐसी बातें होंगी तो क्या होगा, वो जल की जाएगी, जो कम पाई होगी उसके वहाँ पर बेइज्जती हो जाएगी, तो वो घर पर आएगी, कहेगी, मतलब कुछ बातें कहेंगी इस प्रकार से, तो उसमें थोड़ा तनाव होगा। इस प्रकार से तमाम सारे मुद्दे होते हैं, ऐसी बातें होती हैं। तो ये नहीं है कि मुझे इतना मिले, उतनी चॉइस किसी की नहीं कि हाँ कि मैं ज़बरदस्ती कहूँ कि इसे मिले। वो दूसरों के दिखाने के चक्कर में एक प्रकार से सारे मुद्दे समझिए। अब दूसरों को समाज में अपनी प्रतिष्ठा, अपने स्तर को मेंटेन रखने के लिए एक सामाजिक स्तरीकरण चैप्टर होता है, तो अपने आपने फर्स्ट में पढ़ा होगा, तो सामाजिक स्तर को मेंटेन करने के लिए समाज में जो दहेज होता है उसकी परंपरा बर पक्ष वाले एक प्रकार से अब सही तरीके से रखते हैं कि हाँ, अब बर पक्ष वाले सोचते हैं कि हाँ इतना मिला, मतलब कि हाँ आप समाज में मेरी प्रतिष्ठा है कि हाँ फलाने के लड़का में इतना पैसा दहेज में मिला। ये बात है ना, सामाजिक प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पे लगा देते हैं कि सोचते हैं कि अगर मैं दहेज अगर इतना पाया हूँ तो मेरी एक प्रकार सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ गई। ठीक, ये बातें हैं। इसीलिए जो है एक प्रकार से दहेज एक प्रकार से एक जटिल समस्या भारतीय समाज की बनी हुई है। इसलिए आज एक समस्याओं के अंतर्गत आप इसको पढ़ते हैं। इसके एक निवारण के लिए एक हम जो है युवाओं को आगे आने पड़ेगा, और युवा लोग आ भी रहे हैं। अब आप देखते होंगे कोर्ट मैरिज शादी होती है, उसमें दहेज वगैरह कोई मतलब नहीं, आप सीधे शादी कर लेते हैं, सीधे निकल। ठीक, दहेज निरोधक अधिनियम क्या हुआ, दहेज निरोधक एक प्रकार से निरोधक अधिनियम मतलब निरोधक मतलब रोकने के लिए, दहेज को रोकने के लिए क्या किया गया, सरकार के द्वारा एक प्रकार से क्या किया गया है, एक कानून लाया गया जो कि 1961 ईस्वी में लाया गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और क्यों हमारे समाज में जो है एक प्रकार से तमाम सारी चीज़ें, अब उसको हमने दहेज चैप्टर हमने पढ़ा है, उसको देख लीजिएगा, ज़्यादा विस्तृत आपको अगर देखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम। 11वां नंबर प्रश्न है घरेलू हिंसा, तो 1961 इसका करेक्ट आंसर होगा।
घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ए ऑप्शन 1980, बी ऑप्शन 1990, सी है 2000 और डी दिया है 2005। क्या करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों इसका? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ? घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ बताने का प्रयास करें। 11वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? 11वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है 2005 ईस्वी में। ऑप्शन इसका डी है। घरेलू हिंसा क्या होती है? अगर आप घर में रह करके, जो व्यक्ति घर में रहते हैं, मान लेते कोई छोटा बच्चा है या औरतें हैं या फिर बुजुर्ग हैं, अगर किसी को आप प्रताड़ित करते, किसी को मारते पीटते, तो वही घरेलू हिंसा होती है। खास करके स्त्रियों को पीटना घरेलू हिंसा की श्रेणी में पहले माना जाता था, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो घरेलू हिंसा वह हिंसा होती है या उस प्रकार की हिंसा को कहते हैं जो असहाय पर, जो कि घर में रहता हो व्यक्ति और असहाय हो और एक प्रकार से उस पर अगर हिंसा आप करते तो इसको हम घरेलू हिंसा कहते हैं। इसको लेकर के सरकार ने क्या कर दिया है? नियम बनाए हैं बहुत सारे। स्ट्रास महोदय घरेलू हिंसा को लेकर के कहते हैं कि किसी को चोट या नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से उस पर जानबूझ करके किया गया आघात क्या होता है? हिंसा होती है, चाहे उसे वास्तव में चोट आई हो या ना आई हो, ये होती है हिंसा। और जो व्यक्ति घर में रहता है अगर इसी पर ऐसी हिंसा की जाती है तो इसी को हम घरेलू हिंसा के नाम से जानते हैं। जबकि आपके मैकार्थी महोदय कहते हैं कि कोई भी ऐसा कार्य जो जानबूझ करके या धमका करके या बलपूर्वक अपने आप को खली समझ करके किया गया हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने आप को बलपूर्वक से किया गया हो, उसे हम हिंसा कहते हैं। तो आप कहीं पर अगर आप जो है तगड़े हैं और कोई व्यक्ति आपसे, बंदा छोटा है, घर में रहता है आपके, और उसको आप ज़बरदस्ती सारे काम करवाते हैं, प्रताड़ित करते हैं, तो ये घरेलू हिंसा की ही श्रेणी में आती है। ठीक, ये सारी चीज़ें। घरेलू हिंसा के कारण बहुत सारे, जैसे कि समाजवाद, मतलब कि समतावादी शिक्षा व्यवस्था का अभाव है कि स्त्रियों को ऊंचा दर्जा नहीं दिया जाता है, मतलब कि उनको पढ़ाई में एक प्रकार से आगे नहीं बढ़ा, मतलब अभी देखते हुए गांव वगैरह में परंपरा होती है। और वहीं महिला के चरित्र पर भी संदेह क्या आता है? शराब की लत हो जाती है, या एक प्रकार से पुत्र को जन्म अगर कोई स्त्री नहीं देती तो उसको पीटते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। और नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, आधुनिकीकरण का प्रभाव पड़ रहा है, लोग एक प्रकार से नए नए चीज़ों पर एक प्रकार से देख रहे हैं, ये सारे मुद्दे होते हैं। हमने इसके संबंध वीडियो बना रखी है, उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे पास, विवाह विच्छेद के वृद्धि के कारण हैं। विवाह विच्छेद वृद्धि के कारण क्या है? विवाह विच्छेद वृद्धि के कारण ऑप्शन ए में दिया है सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, बी ऑप्शन दिया है विवाह विच्छेद को कानूनी स्वीकृति, और सी ऑप्शन दिया है यौन इच्छाओं या फिर यौन संबंधों की असंतुष्टि, या डी दिया ये सभी। तो भैया विवाह विच्छेद मतलब होता है तलाक, ये सभी कारण होते हैं तलाक को देकर के। जैसे सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन हो रहा है, आप देखते हैं पहले सामाजिक मूल्य कुछ और थे, समाज के नियम कुछ और थे, आज समाज के नियम बदल चुके हैं, सामाजिक मूलदंड मापदंड सारे चीज़ें बदल चुकी हैं। तो ऐसे में जो है सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन के साथ जो है विवाह विच्छेद की में वृद्धि हुई है। विवाह विच्छेद में वृद्धि का सबसे एक प्रकार से महत्वपूर्ण कारण यह है, हिंदू समाज में विवाह एक प्रकार से 7 जन्म का रिश्ता माना जाता है। ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर तलाक की व्यवस्था नहीं की गई थी धर्म के अनुसार, लेकिन कानून 1955 ईस्वी में जो है विशेष विवाह अधिनियम या फिर हिंदू विवाह अधिनियम आया, और उसके तहत क्या कर दिया गया, विवाह में एक प्रकार से विवाह विच्छेद की प्रक्रिया हिंदू समाजों में भी लागू कर दी गई कि कोई स्त्री चाहे या पुरुष चाहे तो तलाक आपस में कर सकते हैं। ठीक, तो यौन संबंधों की असंतुष्टि या फिर जो है तमाम प्रकार की चीज़ें होती, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट है ये सभी। अगला प्रश्न 13वां नंबर, नई या युवा पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में पाए जाने वाले संघर्ष को हम क्या कहते हैं? तो जो नई पीढ़ी और जो है युवा पीढ़ी का वृद्ध पीढ़ी के रूप में, जो मतलब वृद्ध पीढ़ी के ऊपर या उन दोनों के बीच में, युवा पीढ़ी का वृद्ध पीढ़ी, युवा और वृद्ध पीढ़ी के बीच के जो अंतर होता है या इनके बीच में जो संघर्ष होता है उसी को अंतर पीढ़ी संघर्ष कहते हैं। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं आपके पिताजी है, उनके विचार कुछ अलग हैं और आपके विचार कुछ अलग हैं। आप हो सकता है कि मतलब कि आपके पिताजी हों वह ऐसे चीज़ों में विश्वास ना करते हो जिसमें आप विश्वास करते हो, या हो सकता है कि आप मतलब कि आपके पिताजी पूजा पाठ में विश्वास करते हो फुल तरीके से, लेकिन आप उसमें विश्वास ना करते हो, तो आपके और आपके पिताजी के बीच में क्या होगा? संघर्ष उत्पन्न होगा। आप दोनों के बीच में क्या होगा? एक प्रकार से संघर्ष उत्पन्न होगा, और यही संघर्ष क्या होगा? अंतर पीढ़ी संघर्ष होगा। अंतर माने क्या होता है कि 2 पीढ़ियों के बीच में होने वाले संघर्ष को हम अंतर पीढ़ी संघर्ष, लेकिन जब एक ही पीढ़ी के बीच में संघर्ष होता तो उसको हम क्या कहते हैं? अंतः पीढ़ी संघर्ष कहते हैं। ध्यान रखने वाली बात है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा? अंतः पीढ़ी संघर्ष, अंतर पीढ़ी संघर्ष, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अंतर पीढ़ी संघर्ष का जब एक पीढ़ी का दूसरे पीढ़ी के बीच में संघर्ष होता है तो उसी को अंतर पीढ़ी संघर्ष के नाम से जानते हैं। वीडियो अपलोड है, देख लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न है, वृद्ध लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? वृद्ध लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है भैया? तो वृद्ध लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है
आपको ऑप्शन ए में दिया है 15 जनवरी, बी में ए में दिया है 5 अक्टूबर, बी में दिया है 5 नवंबर, सी में दिया 5 दिसंबर और डी में दिया है 5 जुलाई। क्या करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों 14वें का, 14 नंबर क्वेश्चंस। तो इसका क्या होगा 14 नंबर का, ए ऑप्शन इज राइट आंसर 5 अक्टूबर। क्या 5 अक्टूबर मेरे प्यारे दोस्तों, कितना होगा 5 अक्टूबर जो होगा वही करेक्ट आंसर होगा। 5 अक्टूबर जो है वृद्ध लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ऑप्शन इसका ही करेक्ट है। बुजुर्गों की समस्याओं को लेकर के तमाम सारी बातें कही जा रही थी, उसके संदर्भ में ये बातें आई हैं। ठीक, अगला प्रश्न है 15 नंबर क्वेश्चंस। 15वां नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है भैया। 15वां नंबर प्रश्न क्या है, बुजुर्गों की समस्याएं बहुत सारी वीडियो बनी है, उसको देख लीजिएगा, वहीं से आपके एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि एक प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट हमें लगा, इसको हमने रख लिया। अगला प्रश्न आपसे है, अगला प्रश्न कि विकास से संबंधित परिवर्तन मुख्यतया आर्थिक वृद्धि से संबंधित होते हैं, यह बात किसने कही, यह बात किसने कही। तो ऑप्शन ए में दिया है मेरे प्यारे दोस्तों आपको बार्टोमोर, बी में दिया गिलिन और गिलिन, सी में दिया सैमुअल्सन और डी में दिया है जो है एनोटी मतलब नन ऑफ दिस। 15वें का करेक्ट आंसर क्या होगा, 15वें का करेक्ट आंसर होगा भैया मेरे प्यारे दोस्तों 15वें का ऑप्शन सी इज राइट आंसर, गिलिन और गिलिन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप 15वें का सी करेक्ट आंसर होगा। हाँ 15वें का सी करेक्ट आंसर होगा, सी में दिया है सैमुअल्सन, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा सैमुअल्सन। विकास के उदाहरण देते हुए सैमुअल्सन ने यह बातें कही हैं। ठीक, और क्या कहा, और इसी प्रकार से आपके जो दूसरे वाले हैं बार्टोमोर ने कहा कि विकास जो होती है एक ऐसी दशा होती है जिसमें मनुष्य अपने ज्ञान और कुशलता के द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभाव से अधिक छुटकारा पाने में सफल होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न है, जीवों के निवास और अस्तित्व का विज्ञान है, मतलब विज्ञान है परिस्थितिकी की परिभाषा देते हुए ऐसा किस विद्वान ने कहा। ऑप्शन ए में दिया हीकल, बी में दिया बार्टोमोर, सी में दिया कॉम्ट और डी में दिया है ओडम। क्या करेक्ट आंसर होगा 16वें का, 16वें नंबर प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ए हीकल महोदय, बिल्कुल करेक्ट आंसर जा रहे हैं भैया आप लोग, हीकल महोदय ने कहा है बातें। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर आपके सामने आ चुका है कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया था, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया था भैया, बताने का प्रयास करें। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, बिल्कुल करेक्ट आंसर, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, आपको ऑप्शन सी में मिल जाएगा। उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, ध्यान रखेंगे इस बात को। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। यहीं पर आपसे पूछे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था, कब पारित हुआ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए पारित हुआ था, भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया था। कब पारित हुआ था भैया, 1986 ईस्वी में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 1986 ईस्वी में। ठीक, ध्यान रखें इतनी बात। और इस अधिनियम में उपभोक्ताओं की दृष्टि से जो 1986 का अधिनियम है, भारत जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इसको क्या कहा था, मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मतलब अधिकार दिए गए इसमें उपभोक्ताओं को। उपभोक्ता कौन होते हैं, कंज्यूमर, जो खरीदते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, फुलर और मेयर्स ने कितने प्रकार की सामाजिक समस्याओं के बारे में बताया। फुलर और मेयर्स ने कितने प्रकार की सामाजिक समस्याओं के बारे में बताया, चलें बताने का प्रयास करें। फुलर और मेयर ने कितने प्रकार की सामाजिक समस्याओं के बारे में बताया। इन्होंने 3 प्रकार की सामाजिक समस्याओं के बारे में बताया है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। 3 प्रकार की सामाजिक समस्याएं कौन कौन सी हैं। पहली इन्होंने बताई प्राकृतिक समस्याएं, प्राकृतिक समस्याओं में जैसे अकाल हो गया, महामारी हो गया, सुनामी हो गया, या कोई तूफान आ गया, या बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, और इसी प्रकार से तमाम सारी चीज़ें होती हैं। महामारी जैसे कोरोना है, तो कोरोना क्या है, कोरोना क्या है, प्राकृतिक समस्या। आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सी प्राकृतिक समस्याएं हैं, तो आप बताइए कोरोना अगर उसमें आ गया तो कोरोना भी प्राकृतिक समस्याएं, ध्यान रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों कोरोना चूंकि महामारी तो प्राकृतिक समस्या ही है, इसको भले इसको चीन ने बनाया हो। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न जो है, अगली समस्या जो होती है सुधारात्मक समस्याएं, ऐसी समस्या जिसको सुधारा जा सकता है, जैसे दहेज वाली समस्या, बाल अपराध की समस्या, गरीबी, अपराध, मादक द्रव्य व्यसन इत्यादि समस्याएं। ठीक, तीसरी होती है आपकी नैतिक समस्या, और नैतिक समस्या मेरे प्यारे दोस्तों ऐसी चीज़ें, इसमें तमाम सारी चीज़ें जैसे जुआ हो गया, मद्यपान हो गया, तलाक हो गया, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर लाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आया मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं हमको, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे प्यारे दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर दिए सभी लोगों के पास। ओके, आप देख रहे हैं शुक्ला स्टडी पॉइंट, मैं शिवम शुक्ला, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में।
कल जो है शायद आपकी क्लास शिक्षा शास्त्र की या पॉलिटिकल साइंस की, जो आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करेंगे वही क्लास होगी। तो पॉलिटिकल साइंस या फिर शिक्षा शास्त्र क्या क्लास होनी चाहिए, या फिर हिंदी साहित्य, शायद हिंदी साहित्य, जी बिल्कुल, हमने कल आपको बताया था हिंदी साहित्य की क्लास होगी। तो कल की वीडियो मतलब कि कल रात 9 बजे हिंदी साहित्य BA सेकेंडरी की क्लास होगी। और ध्यान रखेंगे, और हिंदी साहित्य BA थर्ड ईयर वालों के लिए भी जल्दी आपके सामने लाने का प्रयास करूँगा, ठीक। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, अपराध तथा बाल अपराध में अंतर निम्न में से किसके द्वारा होता है। ए ऑप्शन दिया आयु भेद, बी ऑप्शन दिया समय भेद, सी ऑप्शन दिया दंड में भेद, डी ऑप्शन दिया ये सभी। बिल्कुल करेक्ट आंसर ये सभी ऑप्शन, इसको तो कोई छोड़ करके आएगा नहीं। जितने भी लोगों ने शुक्ला HD पॉइंट को देखा है उनको हमने ऑब्जेक्टिव टाइप को प्रश्नों को कैसे हल करें इसकी ट्रिक हमने बताई थी एक वीडियो, उसको आप लोग देख लीजिएगा, अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। उसमें हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जो है कैसे हल किए जाते हैं उसको हमने बताया था। तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो भी कोई प्रश्न ऐसा मिले जिसमें आपको लिखा हो कि कोई लाभ हो रही हो, हानि हो रहा हो, या फिर किसी चीज़ की महत्वाकांक्षा के बारे में बताई जा रही हो, किसी चीज़ का महत्व विशेषता बताई जा रही हो, किसी चीज़ के बारे में किसी चीज़ का प्रकार बताया जा रहा हो, तो ये सारे मुद्दे जब भी आप के सामने आए या कोई अंतर पूछा जा रहा हो तो उसमें ये सभी ऑप्शन डी में दिया होता है, वही करेक्ट आंसर होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अपराध और बाल अपराध में आयु का भी भेद होता है, और जो है एक प्रकार से समय का भी भेद होता है, समझ का भी भेद होता है, दंड का भी भेद होता है, अलग अलग प्रकार के दंड निर्धारित किए जाते हैं, पृष्ठभूमि का भी भेद होता है, और एक प्रकार से कारण का भी भेद होता है, प्रशिक्षण का भी भेद होता है, उपयोगिता का भी भेद होता है, प्रभाव में अंतर भी होता है, उद्देश्यों में भी भेद होता है। जो बाल लोग होते, लड़के होते, वो दूसरे प्रकार का अपराध करते हैं, उनका उद्देश्य कुछ दूसरा होता है, और जो बड़े वाले अपराधी होते हैं उनका अपराध कुछ दूसरा होता है, मतलब कि उनका उद्देश्य दूसरा होता है। हमने अपराध को बता दिया बढ़िया, क्रिमिनोलॉजी वगैरह सारी चीज़ों को। अगला प्रश्न यहीं पर पूछ लिया गया आपसे, क्रिमिनोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। क्रिमिनोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। क्रिमिनोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। एक वीडियो हमने बनाई होगी पुस्तक को रिलेटेड संबंधित, एक वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है पुस्तकों को लेकर के, कि सोशियोलॉजी पुस्तक को लेकर के कि किसने लिखी है। उस वीडियो को आप देखने का प्रयास करें, जल्दी हो सकता है मैं शायद चैट सेक्शन में लिंक देने का प्रयास कर दूंगा आपको, लेकिन आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसको आप देख लीजिएगा बाद में, ठीक। वहाँ से आपके लगभग 2 से 3 प्रश्न तैयार हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो यहाँ पर पुस्तक का क्या नाम है, क्रिमिनोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है अल्बर्ट मारिस, बी दिया सदरलैंड, डी दिया है, सी दिया डॉक्टर चेतना, और डी दिया हार्टुंग महोदय। क्या करेक्ट आंसर होगा भैया इसका 20वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी लोग बता रहे हैं, अल्बर्ट मारिस, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा क्रिमिनोलॉजी का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चलें अगला प्रश्न है भैया, देखने का प्रयास करें, इधर उधर काहे जो है, चलें शुरू करें। अगला प्रश्न है 21 नंबर, श्वेत बसन अपराध के कारण निम्न में से कौन से। श्वेत बसन मतलब होता है सफ़ेद पोश अपराध। सफ़ेद पोश अपराध और श्वेत बसन अपराध दोनों एक ही है, ध्यान से सुन लीजिएगा। सफ़ेद पोश ऐसे अपराध होते हैं जब कोई बड़ा नेता मंत्री या फिर कोई ऐसे व्यक्ति कर्मचारी अपराध करते हैं जो कि एक प्रकार से बड़े अधिकारी हों, उनके पास पैसे हों। ऐसे अपराधी जो कि अपराध करते ना हों, स्वयं करवाते हों। अपराध करवाने वाले व्यक्ति को सफ़ेद पोश अपराधी हम बोल सकते हैं। जैसे मूवीज़ में देखते होंगे नेता मंत्री होते नहीं हैं, उनके पास 2-3 चेले चपाटे होते हैं, तो वो काम किया करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को हम सफ़ेद पोश अपराध के अंतर्गत रखते हैं, सफ़ेद पोश अपराधी उनको बोलते हैं। पुलिस को भी पता है कि हाँ ये व्यक्ति अपराधी, फला व्यक्ति अपराधी, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे क्योंकि उसके खिलाफ कोई जो है एक प्रकार से ठोस सबूत नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जो कि एक प्रकार से छुप करके अपराध कर रहे हों और बड़े लोग हों और उनको सभी लोग जानते भी कोई फला व्यक्ति अपराधी है, लेकिन उसको गिरफ्तार उसके करने के लिए कोई प्रकार से कोई एविडेंस ना हो या कोई सबूत ना हो, ठीक। तो क्रिमिनोलॉजी पुस्तक के लिए कौन है, अल्बर्ट मारिस। श्वेत व्यसन अपराध के कारण में से कौन से भैया, श्वेत व्यसन अपराध के कौन कौन से कारण है, इसको देखने का प्रयास करें। श्वेत व्यसन अपराध, इन सभी की वीडियोस आपके चैनल पर मिल जाएगी सीरियल से, आपको चैप्टर 1 चैप्टर 2 पूरा पढ़ा दिया हमने विस्तार से। श्वेत व्यसन अपराध के कारण कौन से, ए ऑप्शन दिया कानून के प्रति अनभिज्ञता, मतलब कानून ना जानते हो व्यक्ति, बिल्कुल सही है। तो कुछ ऐसे अपराधी होते हैं जो कि कानून नहीं जानते। कानून क्यों नहीं जानते, क्योंकि भारत में इतना बड़ा कानून है। आप देखेंगे कभी आप भारतीय संविधान उठाएं या IPC या CRPC या अन्य कोई चीज़ उठाएं तो उसमें ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है, प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग है सीधे सीधे। प्रयोजनमूलक हिंदी का मतलब ये होता है ऐसी भाषा जो कि किसी प्रयोग में लाई जाती हो, तो उसमें ऐसी टेक्निकल शब्दावलियों का प्रयोग किया गया जो आपके समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। पॉलिटी का एक क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। आपसे पूछेगा दुनिया के किस संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, तो भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है।
क्योंकि यहाँ पर आप आम जनता जो होती है या इसकी भाषा नहीं समझ पाती कि इस धारा में कुछ और लिखा है, दूसरी धारा में कुछ और लिखा है, यह धारा दूसरे की संपूरक है तो कोई धारा दूसरे की एक प्रकार से कटाक्ष करती है। बहुत सारे मुद्दे हैं, ठीक। तो कानून का कोई जो अच्छा जानकार होता है वही जानता है सारे मुद्दे। ऐसे मान लेते आप देखते होंगे कोई व्यक्ति, मान लेते कोई एक, आप सुने होंगे लायर और एक प्रकार से लायर और मेरे प्यारे दोस्तों एडवोकेट, दोनों में क्या अंतर होता है। सॉलिसिटर आपने सुना होगा, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल सुना होगा आपने, या आपने सुना होगा बैरिस्टर। तो बैरिस्टर कौन होते हैं, एडवोकेट कौन होते हैं, या फिर जो है लॉयर कौन होते हैं। लॉयर वह व्यक्ति होता है जो कि लॉ की डिग्री प्राप्त होता है। आप LLB वगैरह कर लेते हैं तो लॉ की डिग्री आपके पास है तो आप लॉयर हैं। अगर आप जो है मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे व्यक्ति है, एडवोकेट किसको कहते हैं, एडवोकेट वह व्यक्ति होता है जिसके पास एक प्रकार से एक और डिग्री होती है, वह कर लेता है। उसके बाद में उसको जो एक प्रकार से किसी व्यक्ति का क्या मिल जाए, अधिकार मिल जाए कि हाँ फलाने व्यक्ति के अधिकार के स्थान पर यह व्यक्ति लड़ेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडवोकेट कहते हैं। जब कोर्ट में चला जाए वो व्यक्ति, जो व्यक्ति जो है एक प्रकार से लॉ की डिग्री लिए हुए वो लॉयर है, ठीक। बैरिस्टर कौन है, जो कि ब्रिटिश से, मतलब कि ब्रिटेन से या इंग्लैंड से जा करके डिग्री ले, उसी को हम क्या कहते हैं, बैरिस्टर कहते हैं, ठीक। और सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, इन सबको मैं बताऊंगा। वैसे ये सब जो है सरकार की तरफ से होते हैं, ठीक। सरकार के केस को देखते रहते हैं कि कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ केस कर दिया कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो केस कर दिया तो उसको देखने के लिए होते हैं। हालांकि यहाँ पर बताना उचित ना होगा, नहीं तो आप लोग भ्रम में पड़ जाएंगे कि सर पॉलिटी पढ़ा रहे हैं कि फिर सोशियोलॉजी पढ़ा रहे हैं। चले अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तो श्वेत व्यसन अपराध के कारण कौन से हैं। कानून के प्रति अनभिज्ञता, कानून कुछ यहाँ पर जो है इतना कानून भरा पड़ा कि जान ही नहीं मिलता कि हम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगला है दूसरा भौतिकवादी युग, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी, मतलब बी और ए दोनों सही हैं, ठीक है। तीसरा है राजनीतिक कारक, बिल्कुल भैया, सफ़ेद पोश अपराधी अधिकतर राजनीतिक लोग ही होते हैं, तो यहाँ पर राजनीतिक कारक भी होते हैं ये सभी भैया। तो ऐसे श्वेत व्यसन अपराध के सभी कारण हैं, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 नंबर, मादक द्रव्य व्यसन के कारण है। मादक द्रव्य व्यसन का मतलब क्या होता है, मदिरा पान करना या फिर गुटखा, बीड़ी, चरस, अफीम, हीरोइन, गांजा, इन सबको फूंकना क्या होता है, इसी को मेरे प्यारे दोस्तों हम क्या कहते हैं, मादक द्रव्य व्यसन है। इसी को हम क्या कहते हैं, मादक द्रव्य सेवन, ठीक। ध्यान रखेंगे। तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये सभी भैया, ये सभी ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। सुखों की प्राप्ति, सबसे पहले अगर गुटखा कोई खाता है, सिगरेट पीता, सबसे पहले वो सुख की अनुभूति के लिए पीता है कि हाँ आनंद आएगा, बाद में नशा होगा तो थोड़ा बहुत आनंद आएगा। वैसे आनंद आता नहीं, थोड़ी देर के लिए आपको थोड़ा गुनगुनापन लगेगा, बाकी वैसे हमने को अभी कुछ किया नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। कभी आप ट्राई करने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि इस सभी के खिलाफ मैं हूँ और आप लोगों को भी होना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी देखो गुटखा वगैरह तो छोड़ ही रही नहीं, आप देखेंगे आप गुटखा लोग खाते हैं, तो तमाम सारी चीज़ें होती हैं। तो मादक द्रव्य व्यसन जो होते हैं उसके कारण क्या होता है, सबसे पहली बात लोग सुखों की प्राप्ति के लिए इसको सेवन करते हैं। दूसरा क्या होता है, दोषपूर्ण संगति होती है। कुछ ऐसे लोग साथ में होते हैं जो कि गुटखा या फिर मादक द्रव्य या फिर शराब का सेवन करते हैं, धीरे धीरे करके वो आपको भी पिलाने लगते हैं या फिर आपको खिलाने पिलाने लगते हैं और आप धीरे धीरे उसी में ढलते चले जाते हैं। तो जो है कौन कहता है मेरे प्यारे दोस्तों कि जो है, मैं वो नहीं कहने जा रहा हूँ जो आप सोच रहे हैं, मैं कहने जा रहा हूँ कि कौन कहता है कि जो है चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग, कि जो रहीम उत्तम प्रकृति तो का कर सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग। मतलब इसका यह है, रहीम दास जी कहते हैं कि चंदन का पेड़ जो होता है वो, मतलब कि उन्होंने कहा कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, कोई व्यक्ति हो अगर उसकी प्रकृति उत्तम है, अगर उसका नेचर ठीक ठाक है, उस व्यक्ति का चरित्र ठीक ठाक है, तो वह व्यक्ति किसी के भी साथ रहे। जो रहीम उत्तम प्रकृति तो का कर सकत कुसंग, तो कुसंग क्या कर सकता है, उसका कुछ नहीं कर सकता। जैसे उदाहरण दिया उन्होंने कि जैसे चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन के पेड़ में जिस प्रकार से विष व्याप्त नहीं होता, जैसे लिपटे राहत भुजंग, उसमें चंदन के पेड़ में जो सर्प होते हैं हमेशा लपेटे रहते हैं, हमेशा डसते रहते हैं, लेकिन चंदन के पेड़ में उनका सर्पों का विष जो है अंदर नहीं जा पाता। ठीक इसी प्रकार से दोषपूर्ण संगति क्यों ना हो, लेकिन अपनी प्रकृति सही है तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ आज का जो है एक प्रकार से सोशियोलॉजिकल फैक्ट के हिसाब से, तो आप अगर ऐसा करेंगे तो वहीं तुलसीदास जी ने तुरंत लिख दिया कि भैया रहीम और तुलसी बहुत घनिष्ठ संबंध थे, मित्र थे दोनों लोग। हिंदी वालों बड़े ध्यान समझिएगा, रहीम दास जी और तुलसीदास जी बड़े घनिष्ठ संबंध थे, उन दोनों का मित्रता थी। ये रहीम दास वही है अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि अकबर के नौरतनों में से एक थे। तो ये भैया रहीम तुलसीदास जी ने तुरंत कहा कि ना,
संगत से गुड़ावत है, संगत से गुड़ जाएं, मतलब संगत से गुड़ आता है और संगत से गुड़ आता है। कैसे? तुलसीदास जी ने उदाहरण दिया कि जैसे एक बोरे में अगर मान लेते हैं एक जो है आलू का एक प्रकार से कट्टा, आप देख लीजिए, आलू के एक प्रकार से एक बोरी में अगर 100 आलू है, 100 आलू में से लगभग अगर 4-5 आलू सड़ी है या 1-2 आलू सड़ी है तो सारे के सारे आलू को धीरे धीरे अपने अगल बगल की आलू को सड़ा देगी वह। तो एक आलू कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, या एक आम सड़ा है या दूसरा एक प्रकार से कोई भी फल वगैरह ले लीजिए, अगर एक सड़ गया, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक इसी प्रकार से अगर एक भी व्यक्ति आपका दोषपूर्ण संगति है, 2 व्यक्ति से दोषपूर्ण संगति है, डेली आपके साथ वो रूम पार्टनर में रहता है, तो एक न दिन आप भी पीना प्रारंभ कर देंगे, आप भी मादक द्रव्य वैसे ही हो जाएंगे। ठीक, तो ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे कभी उत्तम प्रकृति लेकर के किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ मत रख लेना जो कि इन सभी का सेवन करता हो, इन सभी का पान करता हो। ठीक, ध्यान रखेंगे, क्योंकि कभी ना कभी का आपका भी मन करेगा कि हाँ चखें कैसा लगता है। सबसे पहले सुखों की प्राप्ति, दोषपूर्ण संगति, तीसरा एकाकीपन, जब व्यक्ति अकेलापन होता है, एकाकीपन जब होता है तो व्यक्ति क्या होता है, जाकर के चाहे कोई मतलब नशा वगैरह करता, सिगरेट पिएगा या मदिरा पान करेगा या सोम रस पान करेगा। ठीक, जीवन की निराशाएं होती हैं और जो है असमान व्यक्तित्व होता है, प्रतिकूल परिस्थितियां हो जाएं या इसी प्रकार से नैतिक मूल्यों में ह्रास हो जाए, अपराधी तत्वों के एक प्रकार से कोई कार्य उसके अगर संपन्न हो जाएं तो फिर पीता, कोई खुशी का दारू पीता तो कोई एक प्रकार से दुखी में दारू पीता है, तमाम प्रकार के लोग होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा। अगला प्रश्न है भैया, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, शराब की असामान्य एवं बुरी आदत ही मद्यपान है, ऐसा किसने कहा? ऑप्शन ए में दिया फेयर चाइल्ड, बी में दिया मार्क कैलर और सी में दिया सैंडलर बैंकर और डी में दिया है वाल्टर और रैकलेस। क्या करेक्ट आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? 23 का बताने का प्रयास करें। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए फेयर चाइल्ड ने कहा कि शराब की असामान्य एवं बुरी आदत ही क्या होता है? मद्यपान होता है। मतलब कि अगर शराब आप बुरी आदत हो गई आपकी, डेली आप शराब पीते तो आप क्या है? मद्यपान है या मद्यपान उसी को हम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24 नंबर, नशाखोरी के दुष्परिणाम क्या होते हैं? ये ऑप्शन दिया है व्यक्तिगत विघटन। व्यक्तिगत विघटन का मतलब क्या होता है? व्यक्तियों का ह्रास, व्यक्ति का घटना प्रारंभ हो जाता है, व्यक्ति का प्रकार से तमाम प्रकार का संतुलन बिगड़ जाता है, तो बिल्कुल सही व्यक्ति विघटन। दूसरा है अपराधों में वृद्धि, जो व्यक्ति नशा करता है वो अपराध भी करता है, करेक्ट आंसर है बिल्कुल ये भी, दूसरा भी। तीसरा बीमारियों में वृद्धि, आप शराब पीते हैं या फिर कोई नशा करते हैं तो आपकी बीमारियों में भी वृद्धि होगी। ऐसे में ये तीनों सही होंगे, ऑप्शन डी ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी के हैं, ऑप्शन डी फेयर चाइल्ड। अगला प्रश्न है 25 नंबर क्वेश्चन है, अधिक मदिरा पीने वाले को मद्यसेवी कहेंगे, ऐसा किसने कहा? अधिक मदिरा पीने वाले को मद्यसेवी कहेंगे, ऐसा किसने कहा? आप 25 नंबर में है ऑप्शन ए इलियट और मैरिल, बी में दिया मिश्रा, सी में दिया फेयर चाइल्ड और डी में दिया WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बताने का प्रयास करें 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 25 नंबर क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल इलियट और मैरिल ने कहा है कि अधिक मदिरा पीने वाले को हम मद्यसेवी कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 नंबर, आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया? आप सभी को पता होगा, दुर्खीम जो थे मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ट्रिक एक बताया था आपको कि दुर्खीम जो हैं बहुत दुखी रहते थे। जब दुर्खीम बहुत दुखी रहते थे, एक दिन कहा कि चलो भैया अब आत्महत्या कर लेंगे। लोगों ने रोका, कहा आप आत्महत्या का मतलब आत्महत्या ना करो आप, तो उन्होंने कहा ठीक नहीं करेंगे। तो इन्होंने सोचा कि भैया क्यों आखिरकार कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो इसको लेकर के इन्होंने सिद्धांत बना दिया और उसमें एक प्रकार से इन्होंने सिद्धांत, उसका क्या नाम रखा? आत्महत्या का सिद्धांत। दुर्खीम का क्या है? आत्महत्या का सिद्धांत। एक ट्रिक हमने बताई है, ऐसा कुछ था नहीं, ध्यान रखेंगे। दुर्खीम का कौन सा है सिद्धांत? आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया? दुर्खीम ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राज्य या विरोधी वर्ग को दबाने के लिए भय उत्पादक उपायों का आलंबन क्या होता है? आतंकवाद कहलाता है, ऐसा किसने कहा? ऑप्शन ए में मैं अगली स्लाइड लाना चाहता हूँ। ऑप्शन ए में दिया है आपका जो है इंग्लिश डिक्शनरी में ऐसी बातें कही गई है, बृहत हिंदी कोश में, या फिर इन दोनों में, या फिर इसमें से किसी में नहीं में क्या करेक्ट आंसर होगा? 27 का 27 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बृहत हिंदी कोश में यह बातें बताई गई हैं कि कोई राज्य हो या कोई विरोधी वर्ग हो या उसको दबाने के लिए भय उत्पादक, मतलब जिससे डरावना कुछ हो, भय उत्पन्न हो, उसको आलंबन के लिए, उसको दिखाने के लिए आतंकवाद, मतलब कि अगर उसको दिखाया जाता है तो आतंकवाद वही कहलाता है। यह बात किसने बताई? बृहत हिंदी कोश में ऐसी परिभाषा आतंकवाद की दी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, साइबर अपराध के कारण कौन से हैं? साइबर अपराध क्या होते हैं? जो कंप्यूटर वगैरह के अपराध होते हैं, टेक्निकल जो अपराध होते हैं, टेक्निकल हैकर्स वगैरह जो होते हैं या इस प्रकार के अपराध करते हैं, तो साइबर अपराध के कारण कौन से? असमान पहुँच, बी दिया है परिसर, सी दिया लापरवाही और डी दिया सभी। बिल्कुल ये सभी ऑप्शन इसका डी होगा। ठीक,
29 नंबर प्रश्न है, भ्रष्टाचार निरोधक समिति कब गठित की गई? तो भ्रष्टाचार निरोधक समिति जो है मेरे प्यारे दोस्तों कब गठित की गई? ऑप्शन ए में दिया 1954, बी में दिया 1964, सी में दिया 1974, डी में दिया 1984। क्या करेक्ट आंसर होगा भैया? इसको बताने का प्रयास करें सभी लोग। चले बताने का प्रयास करें फटाफट से। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए। 9 बजे से क्लास चल रही है, बिल्कुल हाँ 9 बजे से क्लास चल रही है। कल हिंदी साहित्य की क्लास होगी आपकी, हाँ हिंदी साहित्य की क्लास करेंगे, ठीक है। चलिए तो भैया क्या बताया हमने? भ्रष्टाचार निरोधक समिति कब गठित की गई? 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल हाँ, भ्रष्टाचार निरोधक समिति का गठन जो हुआ था 1964, बिल्कुल सही ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। अगला है 30वां नंबर, अनुकरण क्या होता है? अनुकरण किसे कहते हैं? अनुकरण क्या होता है? अनुकरण किसी की नकल करना, ऑप्शन ए में, बी में दिया किसी के कार्य की तरह खुद कार्य करना, डी दिया ये दोनों, और सी दिया ये दोनों, डी दिया नोट नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये दोनों। मतलब कि अनुकरण क्या होता है? अनुकरण मतलब क्या होता है? किसी दूसरे को देख करके उसके जैसा कार्य करने लगना ही अनुकरण कहलाता है। तो इसमें किसी की नकल करना मतलब उसमें आ गया, ठीक है, उसी के जैसा कार्य कर रहे हो तो आप ये भी अनुकरण है। यहाँ पर दिया है किसी के कार्य की खुद मतलब किसी के कार्य को खुद अपने मतलब कि किसी के कार्य को अपनी तरह करना, मतलब फिर अपने खुद करना, तो उसी को हम अनुकरण कहते हैं। ये दोनों करेक्ट आंसर होगा इसका। अनुकरण मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति को देखे कि हाँ वो जो है एक प्रकार से इसका पैंट पहने हुए या कैंपस का जूता है तो मैं भी कैंपस का जूता पहनूं, तो ये क्या है? अनुकरण है। आपने उसको देख करके जो है कैंपस का जूता पहना। या कोई व्यक्ति या फिर कोई जो है कोई लड़कियों में अगर देख ले तो मान लेते हैं कोई लक्ष्मी का जो है एक प्रकार से या फिर आइकॉनिक का काजल लगाई हुई है, तो उन्होंने देखा कि हाँ जो है इन्होंने आइकॉनिक का लगाया, तो अगर कोई लड़की आइकॉनिक का लगा लेती है तो ये भी क्या है एक प्रकार से, ये भी मेरे प्यारे दोस्तों क्या है? अनुकरण ही है। या वो साड़ी ऐसी पहनी है तो मैं भी ऐसी साड़ी पहनूंगी, ये भी क्या है? अनुकरण है। किसी व्यक्ति को या फिर किसी भी प्राणी को देख करके अगर वैसे गुणों को अपने अंदर अपना लेना, उसी को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? उसी को अनुकरण कहते हैं। अनुकरण का मतलब क्या होता है? अपना लेना। किसी दूसरे के कार्य को, किसी दूसरे की विधि को, किसी दूसरे के पैटर्न को अपना लेना अनुकरण कहलाता है, ठीक। चले तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम से पूछे गए थे और बहुत ही महत्वपूर्ण थे मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसे प्रश्न ध्यान रखेंगे ये सारी बातें। और ध्यान होगा आपको, इससे पहले भूगोल की क्लास हो चुकी है, उसमें हमने भूगोल के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को तैयार करवा दिया है। इस वीडियो को देख लीजिएगा। इससे पहले और भी बहुत सारे जो है चैप्टर्स मतलब कि भूगोल से पहले हमने जो भी और भी चीज़ों को करवा दिया है उसको भी देख लीजिएगा आप, ठीक। चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में भैया, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सभी लोग कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दीजिएगा।